हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल जीके विद जेपी पर। तो अब राजस्थान सरकार के द्वारा रेट की भर्ती की तैयारियां है वो शुरू कर दी गई है। जल्द से जल्द इसका नोटिफिकेशन जारी होगा और जल्द से जल्द मुख्य परीक्षा भी सरकार के द्वारा करवाई जाएगी, क्योंकि राजस्थान के अंदर तृतीय पदों पर बहुत सारी वैकेंसी वो खाली पड़ी है। तो शिक्षा विभाग ने ये मंशा बनाई ली है कि इसे आगामी सत्र से पहले पहले मुख्य परीक्षा करवाई जाए और नियुक्तियां भी जल्दी से जल्दी इसके अंदर आपको दी जाएगी। तो आपका काम है तैयारी करना, और ऐसे चैनल और संस्थान के माध्यम से आपको तैयारी करनी चाहिए जहां पर आपको गागर में सागर भरने की जहां पर चेष्टा की जाती है। अर्थात बहुत सारे ऐसे संस्थान भी मिलेंगे आपको, यूट्यूब चैनल भी मिलेंगे कि एक ही बिंदु के बहुत सारे प्रश्न कवर कराएंगे और फिर ये होता है कि विद्यार्थी असमंजस में हो जाता है। तो आपको इस चैनल के माध्यम से प्रश्नोत्तरी पूर्ण रूप से सुदृढ़ माध्यम से करवाई जाएगी और महत्वपूर्ण प्रश्नों की रहेगी। शुरुआत करते हैं आज का जो हमारा पहला बिंदु है मनोविज्ञान का। मनोविज्ञान पहले हम जान लेते हैं इसकी बेसिक जानकारी। मनोविज्ञान होता है क्या? मनोविज्ञान को साइकोलॉजी के रूप में जाना जाता है। मनोविज्ञान शब्द की उत्पत्ति है गेरेट के अनुसार यूनानी यानी ग्रीक या लैटिन भाषा के दो शब्दों से हुई है। कौन कौन से? साइकोलॉग से मिलकर के बनी हुई है। साइकोलॉजी का अर्थ क्या होता है? मन का विज्ञान होता है। साइकोलॉजी का अर्थ होता है मन का विज्ञान। यहाँ पर देखिए, साइको का अर्थ होता है आत्मा और लॉग्स का अर्थ होता है अध्ययन, यानी इसमें किसका अध्ययन किया जाता है? मन का अध्ययन किया जाता है, मन का विज्ञान होता है ये। देखिए यहाँ पर दिखाया गया कि 16वीं शताब्दी में प्लेटो, अरस्तु, डेकार्टे के द्वारा मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान कहा गया था। मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान है वो माना गया था। प्रश्न ये भी आ जाता है आत्मा का विज्ञान किन किन मनोवैज्ञानिकों ने माना था? तो ये प्लेटो, अरस्तु, डेकार्टे हो गया। अगला है पंपनोजी व उनके सहयोगी थाइसराइड ने 17वीं शताब्दी के अंदर मन के विज्ञान के रूप में इसको परिभाषित किया था मनोविज्ञान को। 19वीं शताब्दी में विलियम वुंट आए थे। विलियम जेम्स ली टिचनर आदि ने मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान माना था। ये 19वीं शताब्दी में था। सबसे पहले 16वीं थी, उसके बाद में 17वीं, उसके बाद में 19वीं। 20वीं शताब्दी के अंतर्गत जेबी वाटसन आए थे। वुडवर्थ, स्किनर और मैकडूगल आदि ने मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान बता दिया था। अगला ये जो आप देख पा रहे हो सारणी, इस सारणी में से एक प्रश्न आपको अवश्य ही मिलेगा। कोई प्रश्न इस सारणी से अलग आपको नहीं मिलेगा। आधुनिक मनोविज्ञान के जनक ये किसे कहा जाता है? ये विलियम जेम्स को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? ये विलियम जेम्स को कहा जाता है। अगला है प्रायिकवाद संप्रदाय के जनक विलियम जेम्स को कहा जाता है। और आत्म संप्रत्य की अवधारणा ये भी किसने दी थी? विलियम जेम्स ने दी थी। अगला है शिक्षा मनोविज्ञान के जनक एडवर्ड थॉर्नडाइक को माना जाता है। प्रयास और त्रुटि सिद्धांत, प्रयत्न और भूल का सिद्धांत, संयोजनवाद का सिद्धांत, उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत, असार थ्योरी के जन्मदाता और अधिगम का वंद्य सिद्धांत, ये सभी सिद्धांत किसके द्वारा दिए गए थे? ये थॉर्नडाइक के द्वारा दिए गए थे। ये सारणी आपको बखूबी से याद कर लेनी है। यहाँ से एक प्रश्न अवश्य ही बनेगा, चाहे रीट हो, फर्स्ट ग्रेड हो, सेकंड ग्रेड हो, जहां मनोविज्ञान की बात आती है इनमें से एक प्रश्न जरूर मिलेगा आपको। अगला प्रश्न देखिए, पहला जो प्रश्न हमारा यहाँ शुरू होता है, व्यवहारिक शिक्षा विज्ञान किस प्रकार, शिक्षा मनोविज्ञान किस प्रकार का मनोविज्ञान है? क्या एक व्यवहारिक विज्ञान है, मानक विज्ञान है, विशुद्ध विज्ञान है? तो यहाँ पर देखिए दिखाया गया है व्यवहारिक विज्ञान। बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों ने माना है कि शिक्षा मनोविज्ञान व्यवहारिक विज्ञान है, लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं मानक विज्ञान की। तो व्यवहारिक विज्ञान से पहले एक मानक विज्ञान आता है जिसकी स्थापना 16वीं शताब्दी के अंदर यहाँ पर कुछ मनोवैज्ञानिकों ने ये उद्दीपन किया था कि मनोविज्ञान किस प्रकार की शाखा होगी। आगे चल करके इसे चेतना का विज्ञान, व्यवहार का विज्ञान इस तरह से माना गया था। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा अपना बी। अगला प्रश्न है मानव विकास को क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है जो है कौन कौन से क्षेत्रों में? मानव विकास के क्षेत्रों में कौन कौन से क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है? तो मानव विकास को शारीरिक में, संज्ञानात्मक में, संवेगात्मक में और सामाजिक, इन क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है। अपना ऑप्शन ए यहाँ पर सही रहेगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रारंभ में आत्मा का प्रयोग किस शास्त्र में किया गया था? प्रारंभ में आत्मा का प्रयोग किस शास्त्र में किया गया था? तो प्रारंभ में आत्मा का जो प्रयोग किया गया था ये दर्शन शास्त्र में किया गया था। किस प्रकार से, इसकी व्याख्या भी आप देख सकते हो। प्रारंभ में आत्मा का प्रयोग दर्शन शास्त्र में किया गया था। धर्म और दर्शन के संदर्भ में आत्मा को मनुष्य का अमूर्त पहलू माना जाता है। आत्मा से जुड़ी कुछ बातें इस प्रकार से हैं। हिंदू धर्म के वेदांत में आत्मा को पहला सिद्धांत माना गया है। आत्मा को व्यक्ति का सच्चा आत्मा या सार माना जाता है। आत्मा को दिव्यता से जुड़ा माना जाता है। यह शरीर के मृत्यु के बाद भी जीवित रहती है।
छंदोग्य उपनिषद में आत्मा को सच्चा और उज्जवल स्वयं बताया गया। जैन धर्म में आत्मा को जीव कहा जाता है। कुछ हिंदू मानते हैं कि यह गर्भाधान से पहले शुक्राणु में मौजूद होता है। मनोविज्ञान में आत्मा को वह भाग माना जाता है जिसमें वह सोचते, भावना करते और अपने एहसासों को महसूस करते हैं। तो यहाँ पर प्रश्न ये अपना ये था कि आत्मा का प्रयोग किस शास्त्र में सबसे पहले किया गया था, तो दर्शन शास्त्र में प्रयोग इसका सबसे पहले किया गया था। अगला प्रश्न है, विकासात्मक मनोविज्ञान में जीवन का अध्ययन किया जाता है। जब व्यक्ति का विकास होता है, एक बालक जन्म लेने के बाद उसका विकास होता है, विकासात्मक मनोविज्ञान में जीवन का अध्ययन किया जाता है। तो कौन से का, तो यहाँ पर बालक के जन्म से लेकर के जो विकास होता है, जन्म से लेकर के वो बाल्यावस्था, बाल्यावस्था के बाद किशोरावस्था, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था तक व्यक्ति का वो विकास और अधिगम की क्रिया ये शुरू रहती है। तो विकासात्मक मनोविज्ञान में जन्म से जीवन का अध्ययन किया जाता है। अगला प्रश्न है, शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन अध्यापक को इसलिए करना चाहिए, क्यों करना चाहिए? क्योंकि अध्यापक शिक्षा मनोविज्ञान का अगर अध्ययन कर लेगा तो उसके बाद अध्यापक प्रत्येक बच्चे की शिक्षण विधि को, वो प्रत्येक बच्चे के लिए शिक्षण विधि को अधिक प्रभावशाली बना सकेगा। बच्चे का दिमाग, बच्चे का मस्तिष्क पढ़ने की क्षमता रखेगा अध्यापक। तो बच्चे की क्रियाविधि को देखते हुए उसको किस प्रकार से शिक्षण करवाना चाहिए, इस प्रकार से शिक्षा मनोविज्ञान का अध्यापक को अध्ययन बिल्कुल करना चाहिए। यहाँ पर देखिए, इससे वह दूसरों को प्रभावित कर सकेगा। प्रभावित करे या न करे ये मायने नहीं रखता यहाँ पर। इससे वह अपनी परीक्षाओं में प्रथम आ सकेगा, ये भी अनुपयुक्त होता है। इसके सहायता से वह अपने शिक्षण को अधिक प्रभावशाली बना सकेगा। बिल्कुल ये सही रहेगा, यहाँ पर ऑप्शन अपना सी रहेगा। अगला प्रश्न है, 1882 ईस्वी में किस मनोवैज्ञानिक द्वारा लंदन में मानवीय विशेषताओं का अध्ययन करने के लिए प्रयोगशाला का निर्माण किया गया था? मानवीय विशेषताओं का अध्ययन करने के लिए कहां पर? लंदन में एक प्रयोगशाला खोली गई थी सन 1882 के अंदर। तो किसके द्वारा इसका निर्माण किया गया था? तो इसका निर्माण आप देख पा रहे हो, अल्फ्रेड बिने, ये है अल्फ्रेड जी बिने। तो इसके बारे में हम देख लेते हैं थोड़ा बहुत कि जर्मन मनोविज्ञान विलियम वुंड ने 1879 में जर्मनी के लिप्चिंग में दुनिया की पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला स्थापित की थी। यानी 1882 से पहले भी 1879 के अंदर विलियम वुंड ने एक मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला स्थापित कर दी थी। वुंड को आधुनिक मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। उन्होंने ही सबसे पहले अपने आप को मनोवैज्ञानिक कहा था। वुंड ने मनोविज्ञान को विज्ञान माना था। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। हाँ, प्रयोगात्मक विधि को सर्वप्रथम प्रस्तावित किसने किया था? सबसे पहले प्रयोगात्मक विधि यानी प्रयोगशाला किसके द्वारा स्थापित की गई थी? आपने अभी पढ़ा था 1779 के अंदर। अभी यहाँ पर पढ़ा था 1879, 1879 के अंदर विलियम वुंड ने। किसने? विलियम वुंड ने सबसे पहले 1879 को। और इन्होंने सबसे पहले अपने आप को क्या कहा था? मनोविज्ञान कहा था, मनोवैज्ञानिक। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा अपना वुंड। अगला प्रश्न है, बाल मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य स्थान आता है। तो बाल मनोविज्ञान में किसकी बात की जाती है? बालक के व्यवहार की बात की जाती है, बालक के अधिगम की बात की जाती है। तो यहाँ पर हो जाएगा अपना बालक का मुख्य स्थान आता है, बालक का। यहाँ पर कुछ देख लेते हैं, बाल मनोविज्ञान से जुड़ी कुछ बातें होती है। बाल मनोविज्ञान बच्चों के मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाओं का अध्ययन करता है। बाल मनोविज्ञान बच्चों के गर्भधान से यौवन तक के विकास का अध्ययन करता है। बाल मनोविज्ञान बच्चों के व्यवहार पर ध्यान केंद्रित करता है, बच्चों के प्रगतिशील विकास के चरणों से परिचित कराते हैं, बच्चों के व्यक्तिगत अंतरों के बारे में बताता है। अगला प्रश्न है, बाल मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु होगा। ये हमने पिछले प्रश्न में कवर किया है। तो कौन होगा? बाल मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु बालक ही होगा। अगला प्रश्न है, बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम है? कौन सा कथन सर्वोत्तम है? यहाँ पर दिखाया गया है, प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। प्रत्येक बच्चा अपने आप में विशिष्ट होता है, यानी कोई ना कोई उसके अंदर अलग सी कला होती है। किसी न किसी कला के अंदर प्रत्येक बच्चा वो अपना विशिष्ट स्थान रखता है। कुछ बच्चे विशिष्ट होते हैं, ये अनुपयुक्त है। सारे बच्चे एक जैसे होते हैं, एक जैसे नहीं होते। कुछ बच्चे एक जैसे होते हैं, ये भी गलत है। इसके अंदर सर्वोत्तम जो बाल मनोविज्ञान का आधार है वो है प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। अगला प्रश्न देखिए, मानव विकास है। मानव विकास मात्रात्मक रूप में भी होता है और गुणात्मक रूप में भी होता है। मानव का विकास मात्रात्मक रूप में भी होता है और गुणात्मक रूप में भी होता है। यहाँ पर अपना ए और बी दोनों सही रहेगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प शिक्षा मनोविज्ञान की एक सीमा है?
शिक्षा मनोविज्ञान की एक सीमा है। यहाँ पर सबसे पहले लिखा है बाल विकास की विभिन्न अवस्थाओं का ज्ञान, ये शिक्षा मनोविज्ञान के विकल्प नहीं होता। कक्षा की समस्याओं का समाधान, ये भी नहीं होता। बालक केंद्रित शिक्षा, ये भी नहीं होता। यहाँ पर देखिए व्यक्तिगत विभिन्नताओं की समस्या होती है, यानी बालक और व्यक्ति अलग अलग होते हैं, अलग अलग उनकी समस्या होती है। तो कौन सा ये विकल्प पूछा गया, शिक्षा मनोविज्ञान की एक सीमा तक होता है, ये अपना डी अपना ऑप्शन रहेगा इसके अंदर। अगला प्रश्न देखिए, मनोविज्ञान प्रारंभ में किस विषय का अंग था? ये हमने पहले ही कवर किया था। मनोविज्ञान प्रारंभ में आत्मा का विज्ञान जो पढ़ा गया था, तो वो किस में पढ़ा गया था? वो दर्शन शास्त्र में पढ़ा गया था। यहाँ पर अपना ऑप्शन रहेगा ए सही। अगला प्रश्न है, बाल मनोविज्ञान का एक क्षेत्र है, बाल मनोविज्ञान का एक क्षेत्र है, किस प्रकार का क्षेत्र है? तो बालक की जो गर्भावस्था में आता है, उसके बाद वो किशोरावस्था तक आता है, तब तक बाल मनोविज्ञान में उसका अध्ययन किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए केवल शिशुअवस्था, ये हमने पहले भी पढ़ा था कि बाल मनोविज्ञान की विशेषता क्या होती है, गर्भ से लेकर के किशोरावस्था तक बालक का विकास किस प्रकार से हो रहा है, वो बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र आता है। यहाँ पर केवल शेषावस्था की विशेषता का अध्ययन नहीं, गर्भावस्था से शेषावस्था के अंदर, किशोरावस्था के अंदर केवल गर्भावस्था की विशेषताओं का अध्ययन करता है? नहीं। केवल बाल्यावस्था की विशेषताओं का अध्ययन करता है? नहीं। यहाँ देखिए डी ऑप्शन में गर्भावस्था से लेकर के किशोरावस्था के विकास का अध्ययन किया जाता है, विशेषताओं का अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन अपना डी रहेगा। अगला प्रश्न देखिए, मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान है, मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान है। मनोविज्ञान का सबसे बड़ा योगदान होता है वो बाल केंद्रित होता है, बाल केंद्रित होता है। यहाँ ऑप्शन अपना डी सही रहेगा। अगला प्रश्न है, मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम अपनी आत्मा का परित्याग किया था, फिर अपने मन का परित्याग किया था, फिर अपनी चेतना का परित्याग किया था। अभी वह एक प्रकार के व्यवहार को संजोए, यह कथन किसका था? तो आप देख पा रहे हो ये जो चित्र दिखाया गया ये वुडवर्थ है। तो ये कथन बताया था वुडवर्थ के द्वारा, बताया गया वुडवर्थ के द्वारा। मनोविज्ञान ने सबसे पहले आत्मा का परित्याग, उसके बाद मन का, और उसके बाद चेतना का। तो अभी ये व्यवहार का विज्ञान माना जाता है, ये वुडवर्थ ने कहा था। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी शिक्षा मनोविज्ञान की सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ विधि है? सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ विधि है तो अंतर्दर्शन, ये सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ विधि है। ऑप्शन ए रहेगा इसमें सही। बोला है बाल विकास में, बाल विकास में क्या किया जाता है? प्रक्रिया पर बल दिया जाता है? नहीं दिया जाता। वातावरण अनुभव की भूमिका पर बल दिया जाता है? नहीं दिया जाता। बाल विकास में क्या होता है? गर्भावस्था से किशोरावस्था तक अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन अपना सी रहेगा यहाँ पर। अगला प्रश्न, बाल विकास का अध्ययन क्षेत्र है, बाल विकास का अध्ययन क्षेत्र है तो हमने पढ़ा था वातावरण का बाल विकास पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन किया जाता है। यहाँ पर बाल विकास का विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन किया जाता है, व्यक्तिगत विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है। उपयुक्त सभी इसके अंदर सही रहेगा। अगला प्रश्न है, शिक्षा मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान की दृष्टि से निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले, बच्चे यथावत वे सीखते हैं जो उन्हें पढ़ाया जाता है? बिल्कुल नहीं, बच्चे वातावरण के अनुसार भी सीखते हैं, अन्य क्रियाओं से भी सीखते हैं। ये ऑप्शन अपना गलत रहेगा। बच्चे अपने ज्ञान का स्वयं सृजन करते हैं? बिल्कुल करते हैं। बच्चे को जिस प्रकार का वातावरण मिलता है, जिस प्रकार का अधिगम मिलता है, तो वह उसी प्रकार से ज्ञान को सृजित करने लगता है। अपना बी ऑप्शन यहाँ पर रहेगा। यहाँ पर विद्यालय में आने से पहले बच्चों को कोई पूर्ण ज्ञान नहीं होता? बिल्कुल होता है, उनका व्यवहारिक ज्ञान होता है। उनकी पहली जो पाठशाला होती है वो परिवार ही होता है, वहां से कुछ ना कुछ वो सीख करता जरूर है। अधिगम प्रक्रिया में बच्चों को कष्ट होता है, जरूरी नहीं होता कि प्रत्येक अधिगम प्रक्रिया में बच्चों को कष्ट उठाना पड़े। कुछ वातावरण के आधार पर वो कुछ सलात्मक विधि के द्वारा भी कुछ ना कुछ सीखने पर इच्छुक रहता है। तो यहाँ अपना बी ऑप्शन रहेगा। बाल मनोविज्ञान और बाल विकास में प्रमुख अंतर क्या है? बाल मनोविज्ञान और बाल विकास में प्रमुख अंतर है क्षेत्र के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर। यहाँ पर ऑप्शन अपना बी सही रहेगा। अगला प्रश्न है, बाल विकास इनका अध्ययन करता है? किनका अध्ययन करता है? बाल विकास बालकों के विकास के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करता है। बालक के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, विकास को प्रभावित करने वाले तत्वों का अध्ययन किया जाता है। उपयुक्त सभी अपना डी इसके अंदर उत्तर सही रहेगा। अगला प्रश्न है, शैक्षणिक मनोविज्ञान के माध्यम से, शैक्षणिक मनोविज्ञान रिक्तस्थान के माध्यम से शिक्षा में योगदान देता है, तो ये किस प्रकार का योगदान देता है? तो ये देता है शैक्षणिक मनोविज्ञान के अंदर शैक्षणिक जो समस्याएं होते हैं उनको समझने का,
शिक्षा ग्रहण करते समय जो संशय कठिनाई आती है उनको समझने का माध्यम होता है शैक्षणिक मनोविज्ञान। यहाँ ऑप्शन अपना रहेगा डी सही, शैक्षणिक समस्याओं को समझने में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसको मनोविश्लेषण के पिता के रूप में वर्णित किया जाता है? मनोविश्लेषण के पिता कहा जाता है सिगमंड फ्राइड को, सिगमंड फ्राइड को। यहाँ पर दिखाया गया है, आप देख पा रहे हो, एक व्यक्ति बाहर से जितना अधिक परफेक्ट होता है उसके अंदर उतने ही अधिक राक्षस होते हैं। ये कथन है सिगमंड फ्राइड का, और इनको मनोविश्लेषण के पितामह कहा जाता है, पिता कहा जाता है। अगला प्रश्न है, बाल विकास में गुणात्मक परिवर्तन की पहचान किस प्रकार की जाती है? तो गुणात्मक परिवर्तन की पहचान है, यहाँ पर दिखाया गया वजन, दृष्टि, बाल और दांत है, तो वजन अपना यहाँ पर उत्तर रहेगा। अगला प्रश्न देखिए, शैक्षणिक मनोविज्ञान का ज्ञान शिक्षक को सक्षम बनाता है कि वे शैक्षणिक मनोविज्ञान के माध्यम से शिक्षक क्या करेगा? शिक्षक प्रत्येक बालक को अच्छी तरह से समझ पाएगा, उसके व्यवहार को जान पाएगा, उनकी इच्छा को समझ पाएगा, तो उसके अधिगम की प्रक्रिया को, ज्ञान की अधिगमता को पहचान पाएगा। तो शिक्षण मनोविज्ञान से विद्यार्थी का बेहतर मूल्यांकन करे, विद्यार्थियों को अनुशासित करे, विद्यार्थियों को बेहतर समझे, विद्यार्थियों को समझने का काम है वो शैक्षणिक मनोविज्ञान के माध्यम से एक अध्यापक करता है। यहाँ पर ऑप्शन अपना सी रहेगा। अगला प्रश्न है, बाल विकास से तात्पर्य रिक्तस्थान और रिक्तस्थान परिवर्तनों से जो जन्म और किशोरावस्था के अंत के बीच होता है। तो यहाँ पर जैविक, मनोविज्ञान और भावनात्मक, ये तीनों परिवर्तन होते हैं बाल विकास में। जैविक, मनोविज्ञान और भावनात्मक, ये तीनों प्रकार के परिवर्तन होते हैं जन्म से लेकर के किशोरावस्था के बीच में। ऑप्शन अपना ए सही रहेगा यहाँ पर। अगला प्रश्न है, बाल विकास नियमन से संबंधित है। बाल विकास नियमन से संबंधित है, तो बाल विकास के अंदर गुणात्मक परिवर्तन भी होते हैं, मात्राओं का भी परिवर्तन होता है। तो यहाँ पर देखिए, गुणात्मक परिवर्तन और मात्रात्मक परिवर्तन के अनुरूप होते हैं बाल विकास। तो बच्चा जन्म से लेकर के किशोरावस्था तक जाएगा, तो उसमें उसका जिस प्रकार से विकास गुणात्मक रूप में भी होगा और मात्रात्मक रूप में होगा, तो दोनों का ही इसमें अध्ययन किया जाता है। तो ऑप्शन अपना सी रहेगा। अगला प्रश्न देखिए, 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा जाता है। 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा जाता है, ये परिभाषा किसने दी थी? आप देख पा रहे हो, ये चित्र है, क्रो एंड क्रो एक मनोवैज्ञानिक विश्लेषण थे। इन्होंने कहा था कि जो 20वीं शताब्दी आई थी उसमें बालक की अधिकता पर सबसे ज्यादा जोर दिया गया था, उसके गुणात्मक और मात्रात्मक का सबसे ज्यादा अध्ययन किया गया था। यहाँ पर अपना ऑप्शन है वो क्रो एंड क्रो रहेगा। अगला प्रश्न है, मानव विकास का प्रारंभ होता है कहां से होता है? तो ये हमने पहले भी पढ़ा था, गर्भावस्था से लेकर के किशोरावस्था तक इसका बाल विकास के अंदर अध्ययन किया जाता है। तो वहां से मानव का विकास शुरू होता है, कहां से? गर्भावस्था से। तो आज की इस सीरीज के अंदर हमने अच्छे अच्छे क्वेश्चन कवर किए। आपको ये कैसी लगी कक्षा कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं, और रीट की तैयारी करने वाले विद्यार्थी इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले, बेहतरीन प्रश्नोत्तरी रहेगी इस पर। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।